नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी का अपना चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सॉरी, माफी चाहूँगा, एडजस्टमेंट विथ फाइनल अकाउंट। सॉरी। देखिएगा, हमने अपनी पिछली क्लास में फाइनल अकाउंट कंप्लीट किए हैं। आपका चैप्टर नंबर 9 था जिसके अंदर हमने फाइनल अकाउंट समझे थे। ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट के बारे में हमने देख लिया था। अभी आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम है समायोजन। आपका चैप्टर नंबर 10, चैप्टर का नाम है आपका अंतिम खातों सहित समायोजन या समायोजन सहित अंतिम खाते। एक वर्ड आता है एडजस्टमेंट। आज हमें एडजस्टमेंट स्टार्ट करने हैं। एडजस्टमेंट क्या होते हैं, कितने हैं और उनका फाइनल अकाउंट में किस तरह से इफेक्ट दिखाएंगे, वो सारी चीज़ें हम अपनी इस क्लास के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एडजस्टमेंट होता क्या है, किसे कहते हो समायोजन, एडजस्टमेंट क्या होता है और हमारे यहाँ पे ऐसे कौन कौन से एडजस्टमेंट है जिसको हमें समझना होगा। तो पहली बात, एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी आइटम है, कुछ ऐसे पॉइंट है जो आप फाइनल अकाउंट बनाते टाइम नहीं करते या करना रह गया है या उनको नहीं हुआ है, तो उन्हें हम वापस नए सिरे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसे टोटली हमारे पास 20 से 22 एडजस्टमेंट है जिसमें से आपके सिलेबस में कुछ चुनिंदे पॉइंटों को रखा गया है और जो पॉइंट आपसे रिलेटेड है, आपके सिलेबस से रिलेटेड है, उन सारी चीज़ों को हम इस क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप बड़ी ध्यान से समझने की कोशिश करना और हम आज से एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक आपने जो फाइनल अकाउंट समझे थे, उन्हीं फाइनल अकाउंट के साथ में अब हमको कुछ एडजस्टमेंट भी देखने हैं, जिसमें आपका सबसे पहला एडजस्टमेंट आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हम दो एडजस्टमेंट साथ लेके चलेंगे। पहला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक मैं आपको बताऊंगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। थोड़ा सा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसलिए मैं इन दोनों को साथ में समझा रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, हिंदी में बोलते हैं इसको बकाया खर्च। ये होता है आपका पूर्वदत्त खर्च। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बकाया खर्च की। जैसा कि नाम से क्लियर है, बकाया यानी बाकी है। देखो, हमारे पास लेखांकन करने के लिए अलग अलग अवधारणाएं दे रखी है। एक अवधारणा आती है अवधि की अवधारणा। अवधि की अवधारणा अवधि की अवधारणा ये कहती है कि आपका लेखा एक वर्ष तक किया जाता है। जो भी हमारा लेखांकन है वो सामान्यतः एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। आप कोई सा भी अकाउंटिंग देखिएगा, आपको एक साल के बाद अपने अकाउंट्स कंप्लीट करना होता है, अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं। तो लेखा अवधि एक वर्ष होती है और एक वर्ष के अंतर्गत जितने भी इस साल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो आपको इसी साल लिखने होंगे, कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग क्या होता है। आउटस्टैंडिंग का मीन्स होगा कि ऐसा खर्च जो चालू वर्ष से संबंधित है लेकिन इस वर्ष भुगतान नहीं हुआ है। देखिए, कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि आपका खर्चा तो हो गया लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया है। जैसे मान लीजिए आप हर महीने 7 तारीख को सैलरी पे कर रहे हो, तो आपके जनवरी का पेमेंट 7 फरवरी को होगा, फरवरी का पेमेंट 7 मार्च को होगा, मार्च का पेमेंट अप्रैल में होगा, तो जो दिसंबर का पेमेंट है वो आपकी जनवरी में होगा। मीन्स हम ये कहते हैं कि आपका ऐसा पैसा जो इस साल से रिलेटेड था बट आपने इस साल में पे नहीं किया, उसे कहेंगे आउटस्टैंडिंग। एक नॉर्मल डेफिनेशन होती है कि ऐसा खर्च जिसका भुगतान चालू वर्ष से संबंधित है लेकिन चालू वर्ष में भुगतान नहीं हुआ है। वे खर्च जो चालू वर्ष से संबंधित है लेकिन उनका भुगतान इस वर्ष में नहीं किया है, वो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे। एनी डाउट? आउटस्टैंडिंग क्या होता है? तो आउटस्टैंडिंग का मीन हम ये समझते हैं कि वे खर्चे जो करंट ईयर से रिलेटेड है, मीन्स आपके 12 महीने से रिलेटेड है लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया है, वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। जस्ट इसका उल्टा है कि ऐसा खर्च जो चालू वर्ष से संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी इस वर्ष भुगतान हो गया है, करंट ईयर से रिलेटेड नहीं था लेकिन आपने करंट ईयर में पे कर दिया है। जब हम एडवांस पे कर लेते हैं तब प्रीपेड होगा, और करंट ईयर से रिलेटेड था बट पेमेंट नहीं हुआ है, मींस आपका आउटस्टैंडिंग कहलाता है।
तो 2 पॉइंट हमने क्लियर करने की कोशिश करी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मीन्स एक्सपेंसेस जो करंट ईयर से रिलेटेड है बट पेमेंट नहीं हुआ है, और प्रीपेड का मीन्स जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है फिर भी पेमेंट हो गया है। इसका मतलब होता है पैसा बाकी है, उसका मतलब आपने एडवांस में पे कर लिया है। तो ये दोनों इसके कॉमन मीनिंग है। अब आपको इसकी मीनिंग के साथ एंट्री समझनी है और फाइनल अकाउंट में इफेक्ट देखना है। देखिए मैं आपको एक बात पहले से क्लियर कर दूं कि टोटली हमारे पास में 20 से 22 एडजस्टमेंट है। अब आपके सिलेबस में कितने हैं वो एक अलग बात है, बाकी जनरली तो 20-22 है। हम कोशिश करेंगे उन सबको समझने के लिए। आप हमेशा कोई भी एडजस्टमेंट देखो, इनको आप एडजस्टमेंट कहते हो, ये हमारे लिए अलग अलग एडजस्टमेंट है। कोई सा भी एडजस्टमेंट देख रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको 3 पॉइंट क्लियर करने हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट, उसका अर्थ पता होना चाहिए आपको। जो भी एडजस्टमेंट देख रहे हो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट ये होता क्या है। सेकेंड पॉइंट, आपको उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पता होनी चाहिए, एडजस्टमेंट एंट्री कि उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है। और तीसरा पॉइंट आता है अंतिम खाते पर प्रभाव, ये फाइनल अकाउंट पे क्या इफेक्ट देते हैं, क्योंकि कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं होगा जो फाइनल अकाउंट में एडजस्ट नहीं होगा। सारे ही एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में जाके एडजस्टेड होते हैं और हमें करने ही पड़ेंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप एडजस्टमेंट पढ़ोगे सबसे पहले आपको उसका मीनिंग देखना है, उसके बाद उसके एडजस्टमेंट एंट्री समझनी है कि उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, और फिर वो फाइनल अकाउंट में कहाँ दिखता है। टोटली आपके पास 3 फाइनल अकाउंट है, आपने देखे हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। आपका कोई सा भी एडजस्टमेंट, टोटल मैं बता रहा हूँ 2 से 3 बार तो मैं बोल दिया हूँ, टोटल आपके पास में 20 से 22 एडजस्टमेंट है और सारे ही एडजस्टमेंट इन तीनों में एडजस्ट होते ही है। कोई भी एडजस्टमेंट कम से कम 2 फाइनल अकाउंट इफेक्ट करता ही है। आपके पास टोटल 3 फाइनल अकाउंट है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो आपका एक एडजस्टमेंट तीनों में से किसी 2 फाइनल अकाउंट को इफेक्ट करेगा, कंपलसरी है। ये कंपलसरी है कि आपके 2 फाइनल अकाउंट इफेक्ट करें, चाहे वो ट्रेडिंग और पीएनएल करो, चाहे वो पीएनएल एंड बैलेंस शीट करो, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट करो, कोई भी तीनों में से 2 फाइनल अकाउंट इफेक्ट होते ही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो अकाउंटिंग है वो पूरी की पूरी डबल एंट्री सिस्टम पर डिपेंड है। हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है, और डबल एंट्री सिस्टम यही कहता है कि पर ट्रांजैक्शन हैव टू रिकॉर्डेड इन 2 टाइप्स। आपका एक भी ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं है जो 2 बार नहीं रिकॉर्ड होता है। तो एडजस्टमेंट भी अपने आप में एक ट्रांजैक्शन ही है, उसको भी आपको 2 बार रिकॉर्ड करना है। एक फाइनल अकाउंट के तीनों में से किसी 2 फाइनल अकाउंट में लिखना होगा, वो अकॉर्डिंग टू नेचर हम उसको आगे जाके एडजस्ट करेंगे। पहले आपको एडजस्टमेंट का मीनिंग समझना है, उसके बाद उसकी एंट्री समझनी है, और तीसरा पॉइंट उसका फाइनल अकाउंट पे इफेक्ट देखना है। हम सबसे पहले, जैसे हमारा पहला ही एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमने इसका मीनिंग जाना, नॉर्मल मीनिंग था कि ऐसा खर्च जो चालू वर्ष से संबंधित है लेकिन भुगतान इस वर्ष नहीं हुआ है। ऐसा खर्च, देखिए बेटा जो मैं बोल रहा हूं आप हल्का सा नोट कर सकते हो, समझ सकते हो कि ऐसा खर्च जो चालू वर्ष से संबंधित है लेकिन भुगतान नहीं हुआ है उसे कहते हैं बकाया खर्च, अद्यत व्यय। इसको हिंदी में एक अद्यत व्यय भी कहते हैं। पृष्ठ में यदि अद्यत लिखा हुआ है तो उसका अर्थ भी आउटस्टैंडिंग ही है। अब हम इसकी एंट्री समझते हैं। देखिए मीनिंग के बाद अब आपको इसकी एडजस्टमेंट एंट्री देखनी है कि इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है। तो देखिएगा, ये ऐसा खर्च है जो करंट ईयर से रिलेटेड है। ये खर्चा कौन से इस साल का था, एक्सपेंसेज है। और आपको पता होगा हमने जब कॉमन जर्नल एंट्री के रूल समझे थे तो हमारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, ये एंट्री बनती है आपकी, एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। अब थोड़ी एंट्री समझने की कोशिश कीजिएगा, एंट्री कैसे बनी। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फिर इस एंट्री को समझाते हैं। मान लीजिए आपकी दुकान किराए पे है, किराए पे आपका दुकान है, ठीक है, आप 1000 रुपए पर मंथ
किराया पे करते हो, आपने 6 माह का किराया दिया है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, फिर इस बात को आगे हम समझेंगे। मैं आपके सामने इस पॉइंट को फिर से रखता हूं कि हमने एक दुकान ले रखी है किराए पे, आपकी दुकान का किराया 1000 रुपये प्रति माह है, आपने 6 महीने का किराया चुका दिया, कितने महीने बाकी हैं? एक साल में कितने महीना होते हैं? मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा। 12। बहुत बढ़िया। देखिए 12 महीने हमको पेमेंट करना था, 12 महीने का, हमने 6 महीने का किया है, मीन्स आपके 6 महीने बाकी हैं, 6 महीने अभी देना बाकी है, और किराया हमारे लिए खर्च है। जब भी हम किराया चुकाते हैं, मान लीजिए पैसा चुका दिया होता, चुका लेते, उस समय आप क्या एंट्री करते हैं? जब आप रेंट पे करते हो तो क्या जनरल एंट्री करते हो? कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं? जब हम रेंट पे करते हैं तो हमारा रेंट अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि रेंट एक नॉमिनल अकाउंट है और वो हमारे लिए खर्च है। हम ये जानते हैं कि सभी खर्चों को हमको डेबिट करना है, तो हम उस समय क्या एंट्री करते? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। जब हम इसका पेमेंट करते हैं, हमने ये पैसा नहीं दिया है लेकिन खर्च तो हो गया भाई। जब टाइम निकल गया है, मान लीजिए आपने कोई रूम किराए पे ले रखा, 1 महीना पूरा हो गया, आप उसके अंदर रह गए, तो किराया तो देना ही है। आज नहीं दे रहे हो, कल देना है, बाकी देना तो है। आपने उस रूम का यूज कर लिया, आपका खर्च तो हो गया ना। अब आप मान लीजिए यहाँ से आपको कहीं जाना है, आप बस में बैठ गए, वहां से वहां पहुंचकर आप उतर गए, मतलब आपने सेवा तो ले ली, आपको किराया देना ही पड़ेगा। तो बात यहीं से स्टार्ट होती है कि आपका रेंट जो आपको पे करना था आपने नहीं किया है, जो आपका एक्सपेंसेस पे करना था अभी आपने पे नहीं किया है, उसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। और उसके लिए एंट्री होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, बिकॉज द एक्सपेंसेस इज रिलेटेड टू करंट ईयर and the expenses incurred, then our entry is expenses account debit because it is a nominal account and the rules of nominal account is loss and expenses are debit। सिंपल सी बात है। जब भी आपका एक्सपेंसेस होता है हम एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं। हमने एंट्री कर ली एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग क्या हुआ? यदि ये पैसा हमने कैश दे दिया होता तब तो एंट्री होती एक्सपेंसेस टू कैश, हमारे से कैश चली जाती, बट हमने तो कैश दिया नहीं है, क्या बाकी है, तो हम इसको एज ए क्रेडिट, उधार के तौर पे एक लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, एक दायित्व उत्पन्न होगा और उस दायित्व को लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो हमारी एंट्री बनी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एनी डाउट? एंट्री समझ में आई आपको? Our adjustment entry is expenses account debit to outstanding expenses। अब expenses debit क्यों हो रहा है? Because the expenses is increasing, खर्च बढ़ रहे हैं, और to outstanding क्योंकि हमने ये पैसा कैश में पे नहीं किया, so our liability is created। आप कैश पे नहीं कर रहे हो तो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, हमारे दायित्व उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसीलिए हम एंट्री करेंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आप याद रखिएगा आउटस्टैंडिंग के लिए हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब फाइनल अकाउंट में कहां दिखाओगे, इसका इफेक्ट कहां होगा? तो याद रखिएगा एक एडजस्टमेंट कम से कम 2 फाइनल अकाउंट इफेक्ट करते हैं। अब ये क्या है? खर्च है, ये तो खर्च है, और आपको पता है हमारे पास 3 फाइनल अकाउंट है, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। आप जानते हो ट्रेडिंग में क्या लिखते हो? आपको पता है ट्रेडिंग में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है? बेटा जब तक आप मेरा सपोर्ट नहीं करोगे आपको भी मज़ा नहीं आएगा, मुझे भी मज़ा नहीं आएगा। हमने अभी चैप्टर पूरा किए, एक दिन भी नहीं हुआ है। लास्ट सैटरडे को हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर फाइनल अकाउंट समझाए थे, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हम फाइनल अकाउंट में क्या क्या लिखते हैं। आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखते हो, और बैलेंस शीट में क्या लिखते हो। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा इन फ्यूचर यदि आपसे पूछा जाए बेटा पता है तो लिखिए यहाँ पे क्या लिखते हो। ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिखते हो गुड्स रिलेटेड एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपको पता है ना, तो मैसेज में लिखिएगा कि आप मेरा प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिखते हो गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम, एंड बैलेंस शीट असेट्स एंड लायबिलिटीज।
ये याद रखिएगा, आपके ट्रेडिंग के अंदर माल संबंधी और प्रत्यक्ष खर्च लिखे जाते हैं। दूसरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम लिखी जाती है, और बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटीज लिखा जाएगा। तो हम ये बात करते हैं एक्सपेंसेज। अब ये आपकी नेचर पर डिपेंड होगा कि एक्सपेंसेज कौन सा है। यदि डायरेक्ट एक्सपेंसेज है तब तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, यदि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। अब आपके दिमाग में प्रश्न चला, सर हमें कैसे पता चलेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है? तो वो तो हम अभी तक ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाते आए हैं, तो हमको इतना तो पता ही है कौन सा खाता कौन सा एक्सपेंसेज ट्रेडिंग में जा रहा है, कौन सा लायबिलिटी ये प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है। यदि आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड है, वेजेस, कैरेजेस, रॉयल्टी, इस प्रकार के खर्च है, तब तो आप उसको ट्रेडिंग में लेके जाओगे, और यदि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है तो आपको पीएनएल में लेके जाना है। रेंट किस में आएगा, ट्रेडिंग में या पीएनएल में? आपसे प्रश्न मैं कर रहा हूं, रेंट कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट? वेरी नाइस, पीएनएल अकाउंट, बहुत बढ़िया। देखिएगा, और बात रहती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, इट इज अवर लायबिलिटी, सो इट इज शो इन अ बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग आपके लिए लायबिलिटीज होता है, तो आपको इसको डायरेक्टली बैलेंस शीट में शो करना है। तो एक एडजस्टमेंट दो फाइनल अकाउंट इफेक्ट करते हैं, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं। पहला, एक्सपेंसेज आपके ट्रेडिंग और पीएनएल की डेबिट साइड में जाएगा, और दूसरा जो आउटस्टैंडिंग है वो आपकी बैलेंस शीट में जाएगा। अब ये ट्रेडिंग में आए या पीएनएल में आए, वो उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। यदि डायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा तब तो हम ट्रेडिंग में लेके जाएंगे, इनडायरेक्ट होगा तो पीएनएल में लेके जाएंगे, दोनों में से एक में ही लिखा जाएगा, ये बात फिक्स है। एनी डाउट? नेक्स्ट, अवर सेकेंड एडजस्टमेंट। अवर सेकेंड एडजस्टमेंट इज इनडायरेक्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए, प्रीपेड क्या होता है? पूर्वदत्त व्यय। जैसा कि हमने आउटस्टैंडिंग समझा, जस्ट इसका उल्टा कर लीजिएगा। उल्टा करने का मतलब है कि आपका डेफिनेशन होता है ऐसा खर्च जो चालू वर्ष से संबंधित नहीं है, ऐसा खर्च जो चालू वर्ष से संबंधित नहीं है लेकिन चालू वर्ष में भुगतान कर दिया गया है। जब हम एडवांस पे कर लेते हैं, कभी हमने कभी एडवांस में पेमेंट किया है, उसी को बोलते हो आप यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ऐसा खर्च जो चालू वर्ष से संबंधित नहीं है लेकिन भुगतान चालू वर्ष में कर दिया गया है, उसे कहोगे आप प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब इसके लिए क्या एंट्री होगी? तो सेम, जो खर्च आपके इस साल का नहीं था, मान लीजिए मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा उल्टा करता हूं, आपने 16 की जगह 6 की जगह 15 महीने पेमेंट कर दिया, आपने अपने किराए का पेमेंट 15 महीने के लिए कर दिया, कर सकते हो, एडवांस पे कर सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है। आपने अपना किराया 15 महीने के लिए चुकाया है, एक्स्ट्रा चुका दिया जब हमने एंट्री करी पेमेंट करने के लिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। बट ये रेंट तो आपके इस साल से रिलेटेड है ही नहीं है, आपने जो रेंट डेबिट कर दिया है वो तो इस साल का खर्चा ही नहीं है, आप इस साल में क्यों डेबिट करोगे उसको? तो उसके लिए हमको क्या करना है, क्रेडिट, वापस उसको एडजस्ट करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और हम एंट्री बनाएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारे लिए एक असस्ट क्रिएट हो गई। मान लीजिए आपने 6 महीने का किराया एडवांस दे दिया, तो अब आपको 6 महीने तो देना नहीं पड़ेगा, आपकी संपत्ति है, 6 महीने तक वो बंदा आपको खाली भी नहीं करा सकता। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तो आपकी एक असेस्ट क्रिएट हो गई, हमने जो रेंट पे किया है वो एडवांस पे किया है, और एडवांस हमारे लिए एक प्रकार से असेस्ट बन जाती है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस एक असेस्ट क्रिएट हो गई, और हम ये जानते हैं कि जब हमारी असेस्ट बढ़ती है तो हम डेबिट करते हैं। देखो, आपके जर्नल करने के दो अलग अलग रूल्स हैं, एक तो था ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, एक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ये जो एंट्रियां हो रही है वो सारी मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हो रही है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आपके पास अकाउंट 5 प्रकार के होते हैं, मैंने पहले भी समझाया था, आज फिर बता देता हूं कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट वी हैव द टाइप्स ऑफ अकाउंट इज 5। फर्स्ट वन इज कैपिटल, लायबिलिटीज, असेट्स, इनकम एंड एक्सपेंसेस। याद रखिएगा कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट या गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट्स 5 प्रकार के होते हैं, कैपिटल, लायबिलिटीज, असेट्स, इनकम एंड एक्सपेंसेस। इनके नियम होते हैं, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करो, घटती है तो डेबिट करो। लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट करो, घटती है तो डेबिट करो। असेट्स बढ़ती है तो डेबिट करो, घटती है तो क्रेडिट करो। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करो, घटती है तो डेबिट करो। और एक्सपेंसेस
बढ़ते हैं तो डेबिट करना है, घटते हैं तो क्रेडिट करना है। तो इन्हीं नियमों के आधार पर हम ये एंट्रियां बना रहे हैं। इस एंट्री में भी यही हुआ था, एक्सपेंसेस इस साल का था, पे नहीं किया था, मींस एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे, सो एक्सपेंसेस डेबिट हुआ था। लायबिलिटीज क्रिएट हुई थी, लायबिलिटीज बढ़ रही थी, इसलिए क्रेडिट किया था हमने। यहां देखते हैं तो असेस्ट बढ़ रही है क्योंकि आपने एडवांस पे कर लिया, वो पैसा आज आपको नहीं देना है, इन फ्यूचर नहीं पे करना है, आपका एडवांस पेमेंट हुआ, असेस्ट है और असेस्ट बढ़ रही है, इसलिए आपको डेबिट करना है। टू एक्सपेंसेस खर्च घट रहे हैं क्योंकि इस साल जो आपने एक्सपेंसेस पे किया वो इस साल से रिलेटेड नहीं था, मींस आपका एक्सपेंसेस कम करना है। और जब एक्सपेंसेस कम करना है मतलब आपके लिए एक प्रकार से एक्सपेंसेस रिड्यूस होंगे, इंक्रीज डिक्रीज होंगे, सो रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसको क्रेडिट करोगे। तो ये था आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए एडजस्टमेंट एंट्री। एंट्री बनी प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस, फाइनल अकाउंट में कहाँ दिखाओगे? तो सिंपल सी बात है, ये आपकी असेस्ट है। और असेस्ट कौन से फाइनल अकाउंट में आता है? अभी बताया मैंने 2 मिनट पहले। वेयर इज शोइन असेस्ट इन विच फाइनल अकाउंट? आपका फाइनल कौन से फाइनल अकाउंट में आपका असेस्ट शो होता है और कहाँ शो होता है? जल्दी बताइए बेटा, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। बहुत सारे अच्छे अच्छे बंदे बैठे हैं मेरे सामने। बैलेंस शीट में, वेरी नाइस। देखिएगा, तो आपकी कोई सी भी असेस्ट है तो वो आपको बैलेंस शीट में शो करना है, मींस आपका प्रीपेड एक्सपेंसेज आपकी बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, बात रहती है एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज कहाँ दिखाओगे? ट्रेडिंग और पीएनएल में। अब मुझे बताओ ट्रेडिंग में कौन से एक्सपेंसेस दिखेंगे? ट्रेडिंग के अंदर कौन से एक्सपेंसेस दिखते हैं? आपके पास नेचर के अकॉर्डिंग 2 एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो कौन सा ऐसा एक्सपेंसेस है जो ट्रेडिंग में आएगा और कौन सा है जो पीएनएल में आएगा? लिखो बेटा, फटाफट लिखो। ट्रेडिंग में आने वाले कौन से एक्सपेंसेस है? अनीता जी, कोई रिप्लाई नहीं आपसे, फटाफट मुझे आंसर दीजिएगा। ट्रेडिंग में क्या आता है और पीएनएल में क्या आता है? अभी बताया ना मैंने 2 मिनट पहले। वेजेस, चलो ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ट्रेडिंग के अंदर आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं तो आपको ट्रेडिंग और पीएनएल में से लेस करना होता है क्योंकि ये एडवांस पे था, आपने एडिशनल पे कर लिया है, आपका जो एक्सपेंसेस ऑलरेडी दे रखा है वहां से आप लेस कर दीजिएगा। तो ये थे कॉमन दोनों ही एडजस्टमेंट। अब मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शन लिखवा रहा हूँ, उसको लिखिएगा, 2 ट्रांजैक्शन सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इन दोनों की पहचान कैसे करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि वो प्रीपेड है या आउटस्टैंडिंग है? ऐसा क्या लिखा होगा जिससे आप ये पता लगा पाओगे कि आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग है? तो आउटस्टैंडिंग के लिए पहला तो यही लिखा रहेगा, डायरेक्ट ही सवाल में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ही लिखा होगा। हिंदी में आपको बकाया खर्च या अदत व्यय लिखा होगा। पहली पहचान तो डायरेक्टली नाम से लिखा हो। सेकंड पॉइंट, यदि 12 माह से अधिक भुगतान किया है, सॉरी माफी चाहूंगा, 12 महीने से कम पेमेंट किया है, आपके प्रश्न में ऐसा कहीं लिखा हुआ है जहां आपको ऐसा लग रहा है कि 12 महीने से कम भुगतान किया, 12 महीने से कम भुगतान हुआ है, तो उसे आप कहोगे आउटस्टैंडिंग। सेकेंड पॉइंट, यदि प्रश्न में नियत भुगतान से कम भुगतान हुआ है, नियत भुगतान का मतलब होता है, मान लीजिए आपका टोटल अमाउंट बन रहा है 4000 और आपने केवल 3000 ही पेमेंट किया है, तो उसे कहेंगे आउटस्टैंडिंग। तो 3 पॉइंट याद रखिएगा। पहला, नाम से क्लियर होगा आउटस्टैंडिंग। सेकंड, 12 महीने से कम पेमेंट होगा। और तीसरा होगा नियत भुगतान से कम राशि पेमेंट हुई है। ऐसा का ऐसा हम प्रीपेड के अंदर भी देखते हैं। यदि आपने प्रश्न में प्रीपेड लिखा हुआ होगा, पहली बात तो, दूसरी बात आपको 12 महीने से अधिक पेमेंट किया है, और तीसरा पॉइंट होगा नियत भुगतान से कम अधिक राशि भुगतान की है। मैं कुछ एडजस्टमेंट आपको सामने इससे रिलेटेड 1-2 प्रश्न कर लेते हैं, हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करके फिर हम आगे वाला बढ़ाते हैं ताकि ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मैं 1-2 पॉइंट लिख रहा हूं आपके सामने, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका पॉइंट था
1 अप्रैल 2012 को किराया 60,000 रुपये वार्षिक भुगतान किया। मेरे साथ साथ इन पॉइंट को लिख दीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा ठीक रहेगा। वेतन 15,000 रुपये निर्धारित था, परंतु केवल 9,000 रुपये चुकाया। एंड लास्ट पॉइंट, 4,000 रुपये बकाया मजदूरी। मैं यहाँ लिखता हूँ खाते 31 दिसंबर को बंद होते हैं। देखिएगा, हम एक एक पॉइंट को समझकर पहले उसमें से एडजस्टमेंट निकालते हैं, कौन सा एडजस्टमेंट है। जैसे पहला पॉइंट, 1 अप्रैल 2012 को किराया 60,000 रुपये वार्षिक भुगतान किया। वार्षिक का मतलब होता है 12 महीने के लिए, एनुअल यानी 12 महीने के लिए पेमेंट किया है। कब किया आपने? 1 अप्रैल को। खाते बंद कब हो रहे हैं? 31 दिसंबर को। तो आपके इस साल में कितना टाइम हुआ 1 अप्रैल से? या मुझे एक बात बताओ, आपने 1 अप्रैल को 12 महीने के लिए पेमेंट कर दिया, तो 12 महीने कब पूरे होंगे? 1 अप्रैल से 12 महीने काउंट करके मुझे बताइएगा। जल्दी बोलो बेटा, टाइम कम है, टाइम पूरा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपके 12 महीने कब पूरे होंगे? 1 अप्रैल से काउंट करो आप। जल्दी बोलो, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। 1 अप्रैल को, 31 मार्च को, 12 महीने कब पूरे हो रहे हैं? 31 मार्च को। आपके खाते कब पूरे बंद कर रहे हैं अपन? 31 दिसंबर को। मुझे एक बात बताओ, 31 दिसंबर पहले आती है, 31 मार्च पहले आता है? खाते बंद हो रहे हैं 31 दिसंबर 2012 को। आपका जो किराया पे किया है वो किया हुआ 31 मार्च 2013 तक। तो 31 मार्च 2013 पहले आएगा या 12 पहले आएगा? 31 दिसंबर 12 पहले आएगा। 31 दिसंबर 12 पहले आएगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ऐसी कंडीशन में हम ये जानते हैं कि आपने 31 दिसंबर के बाद भी कुछ पेमेंट किया है। हमारा पेमेंट 31 दिसंबर के बाद भी हुआ है। तो कितने महीने ऐसे हैं जो आपने 31 दिसंबर के बाद पेमेंट किए हैं? क्योंकि एटलीस्ट आपको करना था 31 दिसंबर तक पेमेंट, हमने 31 मार्च तक किया। कितने महीने एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है? आपने कितने महीने ऐसे हैं जितना एक्स्ट्रा पेमेंट किया है? 3 महीने। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो आपने जो 3 महीने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है वो क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एडवांस, पहले से पेमेंट नहीं करना, मतलब इस साल का भी पेमेंट नहीं करना, पैसा बाकी था, लेकिन हम इस ट्रांजैक्शन में ये समझ रहे हैं कि हमने तो एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है। आपको 31 दिसंबर तक ही करना था, आप तो 31 मार्च तक कर रहे हो, मतलब आपने ज्यादा पेमेंट किया। और ज्यादा पेमेंट करते हैं तो उसे क्या बोलते हो? आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड? प्रीपेड। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एंट्री क्या होगी? तो हम इसके लिए एंट्री करेंगे प्रीपेड रेंट काउंट डेबिट टू रेंट। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। अमाउंट कैसे होगा? तो टोटल आपने पेमेंट कितना किया? 60,000, जो कितने महीने के लिए है? 12 महीने के लिए। वार्षिक का मतलब 12। आपने एडवांस कितना पेमेंट किया? 3 महीने। तो 12 में 60 का भाग लगाओ, सॉरी 60 में 12 का भाग लगाओ और 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना पैसा हुआ? 12 पंजा 60 और 3 15,000। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। आपको लिखा वेतन 15,000 रुपये निर्धारित था लेकिन 9,000 ही चुकाया है। कौन सा एडजस्टमेंट होगा? आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड? वेतन 15,000 रुपये निर्धारित था लेकिन केवल 9,000 रुपये ही चुकाया है। कौन सा एडजस्टमेंट है? आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है? बोलो बेटा।
आउटस्टैंडिंग, वेरी नाइस। कैसे होगा? क्योंकि आपको 15,000 पे करना था, आपने केवल 9 ही पे किया है। नियत भुगतान से कम राशि भुगतान हुई है, मतलब आपका आउटस्टैंडिंग है। और आउटस्टैंडिंग के लिए एंट्री क्या होती है? अभी हमने समझाया था ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना पैसा आएगा? तो हमको टोटल कितना पे करना था? 15,000। किया कितना? 9,000। बाकी कितना है? कितना बाकी है? बोलो रे, कितना बाकी है? जितना बाकी है वही लिखेंगे हम यहाँ पे, पूरा नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो आपका टोटल बाकी है 6,000 रुपए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6,000। लास्ट ट्रांजेक्शन बकाया मजदूरी, डायरेक्ट ही नाम से क्लियर लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग, जिसके लिए हम एंट्री करते हैं वेजेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेज। एंट्री होगी हमारी वेजेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेज, डायरेक्टली 4,000 से हमारी एंट्री हो जाएगी। तो ये थे आपके फर्स्ट 2 ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट। इससे आगे हम बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट आगे के 2 मतलब टोटली हमने बताया 20 से 22 एडजस्टमेंट है, तो हम दो को साथ में समझने की कोशिश करेंगे। समझ में आया हमने क्या समझाया है? आपको समझ में आया हमने क्या बताया है? मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि डाउट रहता है, मैं अभी इससे रिलेटेड, हाँ पहली बात तो आपको ये सारी चीज़ें कॉपी में लिखनी है। मैं इससे रिलेटेड आपको जो इसका एडजस्टमेंट है पूरा का पूरा मैं अभी सेंड कर रहा हूँ, वहाँ से आप लिख दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और साथ में कुछ प्रश्न भी भेजूंगा, उनकी एंट्री करके भी मुझे भेजनी है। ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। आज का काम आज ही पूरा करना है, तब जाके आपको समझ में आएगा। देखिए, आप अपना काम डिले मत कीजिएगा, जो क्लास वर्क में काम हो गया उसको पूरा कीजिए, जल्दी से पूरा करना। जो चीज़ें समझाई जा रही है 1 से 2 बार समझिएगा, नहीं समझ में आता फिर से वीडियो देखो, 2 बार वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। वर्क क्या करना है, तो इससे रिलेटेड है, मैं जो सेम 2 एडजस्टमेंट से रिलेटेड मैं कुछ ट्रांजेक्शन भेजूंगा, उनकी एंट्री मुझे करके भेजनी है, साथ में इसके रिलेटेड नोट्स तैयार करना है। ठीक है, यहाँ तक का काम करोगे, और कोई समस्या आती है तो आप मुझे बताइएगा। धन्यवाद।